देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय देश का कोरोना बुलेटिन, यानी कि आपके शहर की खबरें 100 सेकंड में। और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और सबसे पहले खबर है दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो खजाना है वो कोरोना के खिलाफ जब आज जंग का दौर जारी है, इस दौर में दिल्ली सरकार का खजाना खाली हो गया है। यहां तक कि दिल्ली सरकार के पास अपने एम्प्लॉयज को, कर्मचारियों को पैसे भी देने के लिए अब नहीं बचे हुए हैं। और अब केंद्र से मदद मांगी है दिल्ली सरकार ने। पूरी खबर आप देखिए 100 सेकंड में। कोरोना के खिलाफ सबसे मुश्किल लड़ाई में जुटे हुए दिल्ली सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। खबर है कि अब दिल्ली सरकार के पास अपने कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए भी पैसे खत्म हो चुके हैं। लिहाजा कोरोना से हाहाकार कर रहे दिल्ली को बचाने के लिए केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि उनके पास स्टाफ को सैलरी देने के पैसे भी नहीं है, लिहाजा मदद जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए। दिल्ली के और बाकी जरूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर फौरन आर्थिक मदद मांगी है। दिल्ली को सैलरी और खर्च के लिए हर महीने 3500 करोड़ चाहिए। सरकार के सामने अपने कर्मचारियों को सैलरी देने का भी संकट है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। दिल्ली सरकार को अपने खर्चों के लिए 7,000 करोड़ की जरूरत है। दिल्ली को अभी तक आपदा प्रबंधन का पैसा भी नहीं मिला है। पिछले 2 महीने में दिल्ली का टैक्स कलेक्शन हर महीने 500 करोड़ पहुंचा है। दूसरे सोर्सेज से 1735 करोड़, जबकि 2 महीने में 7,000 करोड़ की जरूरत है। जो लोग भी इस वक्त कोरोना संकट पर काम कर रहे हैं, उन सबको तनख्वाह दे सके, इसके लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है दिल्ली सरकार को। और मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिख के उनसे ये मांग की है। बहरहाल इस वक्त दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई काफी मुश्किल दौर में पहुंच गई है। 1,000 से ज्यादा कोरोना के केस रोज आ रहे हैं और कुल मरीजों की संख्या भी 20,000 के आसपास पहुंचने जा रही है। लिहाजा ऐसे वक्त में दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार को हर स्तर पर मदद की जरूरत है। और इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में उत्तर प्रदेश ने एक अहम मुकाम को हासिल किया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 1 लाख बेड बनाने वाला जो राज्य है वो देश में यूपी पहला राज्य है जो कि बना है। पूरी खबर 100 सेकंड में आप देखिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मार्च के महीने से ही काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। योगी को मालूम था कि देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में आने वाला वक्त काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों प्रवासी मजदूर भी उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। ऐसे में यूपी सरकार की एक उपलब्धि देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। 1 लाख कोरोना बेड तैयार करने वाला यूपी पहला राज्य बना। यूपी में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के 1 लाख बेड तैयार कर लिए गए हैं। प्रदेश के 75 जिलों में लेवल 1, लेवल 2 के अस्पताल तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के लेवल 3 के 25 अस्पताल तैयार हैं। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए लेवल 3 के अस्पताल हैं। लेवल 1 और लेवल 2 के अस्पतालों में कम गंभीर मरीजों का इलाज होता है। सीएम योगी ने साफ किया है कि यूपी सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी है। आज जब भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, आज हम लोग सफलतापूर्वक राहत कार्यों को इसलिए संपन्न करने में हमें मदद मिल रही है क्योंकि इसकी शुरुआत 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट हर गरीब का खाता खोल करके कर दी थी। उधर यूपी में कोरोना के टेस्ट का भी टारगेट तय कर दिया गया है। अब यूपी में रोज 10,000 कोरोना के टेस्ट होंगे और 15 जून तक 15,000 और 20 जून तक 20,000 टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा योगी ने यूपी के हर जिले में कोरोना की टेस्टिंग लैब बनाए जाने के निर्देश भी जारी किए हैं। साफ है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सावधानी, टेस्टिंग और समय से इलाज ही कारगर हथियार है और यूपी सरकार इन तीनों ही मोर्चों पर देश के बाकी राज्यों से आगे नजर आ रही है। और वहीं अगर पूरे देश में कोरोना केसेस की बात की जाए तो काफी तेजी के साथ जो कोरोना केस हैं वो रोजाना रिपोर्ट किए जा रहे हैं और बहुत जल्द इसी रफ्तार के साथ 2 लाख को भी जो आंकड़े हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। इन सब के बीच जो टेस्टिंग है उसको भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। रोजाना 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि 2 लाख को मामले क्रॉस करने के बाद कैसे इलाज होगा, क्या तैयारियां हैं। पूरी खबर 100 सेकंड में आप देखिए।
कोरोना के असर और नए मामलों की रफ्तार को लेकर देश के अलग अलग संस्थानों में रिसर्च का काम जारी है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने पिछले 2 महीने में कोरोना वायरस पर रिसर्च के 2 आंकड़े सामने रखे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 22 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच कोरोना मरीजों में 28% एसिम्प्टोमेटिक थे। इन लोगों के संपर्क में भी लोगों को कोरोना के लक्षण नहीं देखने को मिले। कुल 40,184 लोग पॉजिटिव हुए, जिनमें से 2.8% हेल्थ वर्कर्स थे। 3 महीने में 10,21,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिनमें से 3.9% लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे। 21 अप्रैल को ICMR के मुताबिक 69% केस एसिम्प्टोमेटिक थे, जो कि पहले के 28% के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तब तक करीब 4 लाख सैंपल टेस्ट हो चुके थे। ताजा स्टडी बताती है कि पिछले 8 हफ्तों में देश में कोरोना की टेस्टिंग कई गुना बढ़ी है। मार्च की शुरुआत में जहां एक दिन में 250 लोगों की टेस्टिंग होती थी, वहीं मई के आखिर तक ये आंकड़ा 1 लाख टेस्ट रोज तक आ गया है। बिना लक्षणों वाले मामलों सामने आने के बाद ICMR के सामने आबादी में वायरस के संक्रमण को पता लगाने की चुनौती है, जिसके लिए अब सीरोलॉजिकल सर्वे का सहारा लिया जा रहा है। सीरोलॉजिकल टेस्ट आबादी में संक्रमण का पता लगाता है। इस टेस्ट में स्वैब की जगह ब्लड के सैंपल से टेस्ट किया जाता है और वायरस के खिलाफ ब्लड में बनी एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट से वायरस के भौगोलिक प्रसार के बारे में पता चलता है। साफ है, अब सरकार और स्वास्थ्य संस्थाओं की कोशिश है कि वायरस के संक्रमण की चेन को पकड़कर उसके खिलाफ प्रभावी रणनीति अपनाई जा सके। इस दिशा में ICMR की रिसर्च काफी मदद करने वाली है। और अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की, क्योंकि इस कोरोना काल में भारतीय रेलवे में भी काफी कुछ बदलने वाला है। 1 जून की अगर बात की जाए, यानी कि वो फेज जो लॉकडाउन 5 का फेज है और इसे अनलॉक 1 का नाम भी दिया गया है। 1 जून से 200 से ज्यादा ट्रेनें हैं जो कि चलेंगी। और अगर आप भी इन ट्रेनों के जरिए सफर करने वाले हैं तो आपको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर भारतीय रेलवे में क्या कुछ आपको बदला मिलेगा, किन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। अनलॉक 1.0 के बीच भारतीय रेल भी 1 जून से भारत के लोगों के नए सफर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 200 नई ट्रेनों का पूरा शेड्यूल भारतीय रेल की ओर से जारी कर दिया गया है। लेकिन इस बार जब आप रेल से सफर करेंगे तो आपको काफी कुछ नया नजर आएगा। भारतीय रेल के 167 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब ट्रेन में आपसे मिलने वाले TT आपको बदले बदले अंदाज में नजर आएंगे। पहली बार TT आपको पारंपरिक काले कोट और टाई में नहीं दिखाई देंगे। ट्रेन में टिकट की जांच करने वाले TTE के लिए नए निर्देश। अब TTE के लिए काले कोट और टाई अनिवार्य नहीं होगी। TTE को मास्क, फेस शील्ड और दस्ताने दिए जाएंगे। सैनिटाइजर, साबुन के साथ मैग्नीफाइंग ग्लास भी मिलेगा। अपने नाम और पद वाला बैज लगाकर ये TTE रखेंगे। रेलवे की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि अब ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि सिर्फ उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में आने की इजाजत मिले जिनका टिकट पहले ही वेरीफाई हो सके। मतलब साफ है, आप ट्रेन पर तभी चढ़ पाएंगे जब आपका टिकट किसी सिस्टम के जरिए सत्यापित हो सके। उधर कोरोना काल में अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए भी गाइडलाइंस तैयार की हैं, जिसका पालन रेल में सफर करने वाले हर यात्री को करना होगा। सभी यात्रियों की बोर्डिंग स्टेशन पर स्क्रीनिंग होगी। बिना लक्षणों वाले लोगों को ही यात्रा की इजाजत होगी। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। ट्रेन में यात्रियों को रेलवे की ओर से चादर कंबल नहीं मिलेंगे। यात्रियों को ट्रेन के समय से 90 मिनट पहले स्टेशन आना होगा। साफ है, अब रेल की रफ्तार के साथ ही भारत भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस दौरान सावधानी भी काफी जरूरी होगी, क्योंकि अभी तक चली ट्रेन के जरिए कुछ संक्रमण के केस भी सामने आ चुके हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की। आज हालात यह है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। पाकिस्तान में भी रोजाना दर्जनों लोगों की कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से मौत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीजफायर का वायलेशन किया गया है और इस बार एक बार फिर से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पूरी खबर 100 सेकंड में। कोरोना काल में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जो पाकिस्तान भूखों मर रहा है, वो मुल्क अब भी मासूम बेगुनाहों का खून बहाने पर आमादा है।
जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से बेंडर और बालाकोट में कई जगह गोलीबारी की गई। कई लोग जख्मी हो गए, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, कई मवेशियों को भी चोटें आई हैं। पाकिस्तान ने जिले में दूसरी बार अपनी नापाक हरकत दिखाते हुए सीमा पार से युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के मेंढर एयर बालाकोट सेक्टर में गोलीबारी की, जहां एक स्थानीय युवक जख्मी हो गया और कई मकानों को नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक देर रात 11 बजे पाकिस्तान ने बालाकोट सेक्टर में गोलीबारी शुरू की, जो 2 बजे तक लगातार चलती रही। 1 घंटे के बाद सुबह 3 बजे फिर से पाकिस्तान ने मेंढर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें काफी नुकसान हुआ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब इसे देखिए, ये अपने घर में सो रहा था, तभी इसके घर पर पाकिस्तान की तरफ से दागा गया मोर्टार गिरा। अब इसका इलाज चल रहा है। अचानक मेरे मकान पर आकर एक शॉट गिरा और शॉट जब मकान पर गिरा तो दरवाजे से अंदर से सिलेंडर आकर सोया हुआ था तो आगे मेरी टांग में लगा। तो तब जब मैं जाकर यानी खून हो गई थी मेरी टांग में, तो मेरे घर वालों ने मुझे उठाया, मुझे होश नहीं था। यानी आपको बता दें, जब से कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों को सेना चुन चुन कर ढेर कर रही है, इससे आतंकियों में बौखलाहट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान गोलीबारी इसलिए कर रहा है ताकि सीमा पार पीओके में लॉन्चिंग पैड पर भारी संख्या में घुसपैठ के लिए बैठे आतंकियों को बॉर्डर पार करा सके। लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को नाकाम कर रही है। और चलिए बात करते फिल्म अभिनेता सोनू सूद की, जिन्होंने बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको बसों के जरिए अपने अपनी जगहों पर भेजा है। और अब खबर ये सामने आ रही कि सोनू सूद मजदूरों को एयरलिफ्ट भी करवा रहे हैं। पूरी खबर आप देखिए। लॉकडाउन के दौरान बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद वो कर रहे हैं जो बड़े से बड़े स्वयंसेवी संगठन और सरकारें तक नहीं कर पाई। अकेले अपने दम पर वो हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा चुके हैं। अब उन्होंने कोच्चि में फंसी 147 महिला और 20 पुरुष प्रवासियों को हवाई जहाज से घर पहुंचा दिया। ये वीडियो एयर एशिया ने जारी किया है। एयर एशिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, भुवनेश्वर तक 2 घंटे 15 मिनट का हमारा ये सफर बेहद अहम और भावनात्मक रहा। जैसे ही फ्लाइट भुवनेश्वर लैंड हुई, सोनू सूद ने वीडियो कॉल के जरिए सभी से बात की। आपका भुवनेश्वर तक का ये सफर यहीं खत्म होता है और यहाँ से शुरू होता है आपका एक नया सफर, आपके अपने परिवार वालों के साथ। मैं जानता हूँ कि आप अपने घर जाने के लिए और अपने परिवार वालों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। एयर एशिया की उम्मीद की उड़ान और मैं आपका अपना सोनू सूद यहाँ आपसे विदा लेता हूँ। सोनू सूद इन दिनों लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं। उनके पास जरूरतमंद लोगों के हजारों मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ अजीब डिमांड भी आ रही हैं। जैसे इस बच्ची ने अपने पापा का मैसेज सोनू सूद तक पहुंचा दिया। सुना है आप सब लोग को घर भेज रहे हो। पापा इज आस्किंग, विल यू सेंड मम्मा नानी के घर? महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने सोनू की ट्वीट करते हुए तारीफ की और उनको मिलने के लिए बुलाया था। सोनू ने उन्हें अपने काम की जानकारी दी, जिस पर गवर्नर ने उन्हें पूरे समर्थन का आश्वासन दिया। और चलिए एक ऐसी खबर अब आपको हम दिखाते हैं जिससे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल झालावाड़ में एक मरीज ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर पैसे निकालने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, देखिए आप खबर। क्या आपने कभी किसी मरीज को शहर के अंदर स्ट्रेचर पर घूमते देखा है, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ? यह तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे। आप देख सकते हैं मरीज की नाक में ऑक्सीजन सिलेंडर की नली लगी हुई है, उसे लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि आखिर कोई भी मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सड़क पर कैसे आ सकता है, कोई भी मरीज स्ट्रेचर पर शहर के अंदर कैसे घूम सकता है। लेकिन यह सब सच है। ये तस्वीरें राजस्थान के शहर झालावाड़ से आई हैं। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के टीबी वार्ड में इलाज करा रहा मरीज दिनेश पैसे की जरूरत होने पर बैंक से पैसे निकालने अपने भाई के साथ ही निकल पड़ा। छोटे भाई ने स्ट्रेचर को धक्का दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर को स्ट्रेचर पर रखा और शहर में निकल पड़ा। घूमता हुआ मंगलपुरा चौराहे तक पहुंच गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हुए इस मरीज पर अस्पताल के सुरक्षा गार्ड्स की नजर नहीं पड़ी और वो पुलिस के सभी चेक पॉइंट से भी गुजर गया। तो किसी ने रोका नहीं तेरे को वहाँ से आया जो? ये मीटर पे आया था, काय के लिए आया है? पैसे निकलाने। तो कितने महीने से भर्ती है तो यहाँ पे? 8 महीनों से।
बीच बाजार में एक पुलिसकर्मी की उस पर नजर पड़ी, जिसने रुकवाकर उससे पूछताछ की और फिर पैसे देकर मदद की। तो मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि मैं हॉस्पिटल से एक पेशेंट कैसे स्टेज आ सकता है, इसको ऑटो नहीं मिला या कोई इसकी सहायता नहीं करने वजह। तो मैं इसके साथ बैंक में गया, इसके साथ इसकी डायरी भी थी। इसका नाम दिनेश है, पिड़ावा निवासी है। इसके साथ गया, मैं जाके चेक करा मिनी बैंक में बैंक बीसी पर, तो इसके पैसे निकल नहीं पाए। ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं और अस्पताल प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करने वाली हैं। और अब खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर एक बेहद ही मामूली से विवाद में खनन माफिया ने अपने पड़ोसी पर जानलेवा हमला कर दिया और यह पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरी खबर आप देखिए 100 सेकंड में। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यहाँ एक शख्स कुर्सी पर बैठे हैं, सामने पीली साड़ी में एक महिला है और पास में लाल धारियों वाली टी शर्ट पहने एक शख्स खड़ा है। तभी अचानक कुछ देखते हैं और हड़बड़ाहट में घर चले जाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद दो लोग हाथों में फावड़ा लेकर आते हैं और घर के दरवाजे पर हमला बोल देते हैं। सामने पीली टी शर्ट पहने बाइक पर बैठा एक शख्स लगातार कुछ न कुछ बोलता रहता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों ने फावड़े से घर के दरवाजे पर कई वार किए। बीच बीच में वो छेद से घर के अंदर झांकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इनका गुस्सा कम नहीं होता। ये लगातार दरवाजे पर हमला करते रहते हैं। तभी पास से एक महिला आकर इन्हें रोकने की कोशिश करती है। लाल साड़ी पहने महिला काफी देर तक इनसे उलझती रहती है, उन्हें मनाती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सफेद शर्ट पहने इस बदमाश के सिर पर खून सवार था। वो फिर आकर घर के दरवाजे पर हथौड़े से कई बार वार करता है। ये तस्वीरें झांसी से आई हैं। यहाँ बालू खनन माफिया बंटी यादव के पड़ोसी विशाल साहू के दरवाजे के सामने बालू गिराने को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ी कि बंटी यादव अपने साथियों के साथ विशाल साहू के घर पर हमला करने पहुंच गया। साथ ही फावड़ों से घर के दरवाजों पर वार कर दिया और परिवार वालों से कहासुनी भी की। बंटी यादव की दबंगई सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित विशाल साहू की शिकायत पर पुलिस ने बंटी यादव और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल बालू खनन माफिया बंटी यादव विशाल साहू के घर के गेट के सामने जबरन बालू गिरा रहा था। जब विशाल साहू ने इसका विरोध किया तो बंटी यादव अपने साथियों को बुलाकर परिवार वालों से गाली गलौज करने लगा और फावड़ों से गेट को तोड़ने लगा। इस दौरान पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। इनकी गुंडाई देखकर लोग घरों में कैद हो गए। सिर्फ इस महिला ने आकर हिम्मत दिखाई, इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की। अब ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। और खबर कोलकाता से, आखिर अनलॉक 1 में क्या कुछ है जो कोलकाता में बदलने वाला है और लोग क्या इस पर सोचते हैं, आप देखिए रिपोर्ट। पूरा देश के साथ साथ कोलकाता में भी अभी लॉकडाउन 5 और ओपन अप 1 आने वाला है, जो कि 1 जून से चालू होने वाला है। इस वक्त मैं हूँ कोलकाता के न्यू मार्केट के सामने। न्यू मार्केट जो भी बहुत प्रसिद्ध जगह है कोलकाता का, आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये वो न्यू मार्केट है जहाँ पे बहुत सारा दुकान अंदर है। कहा जा रहा है ये 1 तारीख से ओपन होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं दिखा जा रहा है जो अभी तक लिया गया है, या तो कोई ड्रिल नहीं दिखा जा रहा है कि लॉकडाउन अगर ओपन हुआ तो कैसा होगा इस इलाका का नज़ारा। देखिए ये जितने भी सारे दुकान आप देख रहे हैं, इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है। ये सारे दुकान एक्सेसरीज का दुकान है, बैग्स का, कपड़े का, जितने भी सारे दुकान है। मैं उस दूसरा तरफ भी दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए ये वाला देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इलाका पूरा दुकान से भरा हुआ है, जो कि हॉकर्स का है। ये लॉकडाउन ओपन अप 1 के बाद ये कैसे ये चालू होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कैसे यहाँ पे काम होगा, तो इसके बारे में अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ने ये कहा है कि शॉपिंग मॉल्स, दुकान वगैरह खुलेंगे, जो स्टैंड अलोन दुकान है वो खुलेंगे, जहाँ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है वो वाला खुलेंगे। लेकिन इसका एसओपी पश्चिम बंगाल सरकार से अभी तक नहीं आया। लेकिन ये सारा मार्केट खुलने में कैसा एसओपी रहेगा, किस तरीके से दुकान खुलेंगे, किस तरीके से ड्रिल होगा, सोशल प्रोसेस डिस्टेंसिंग का जो एक नियम माना जाएगा वो कैसे होगा, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और जब तक ये दुकान नहीं खुलते, लॉकडाउन का जो स्टेट पश्चिम बंगाल में है, ये मार्केट एरिया में ऐसा ही चलता रहेगा, ये कहा जा रहा है। कैमरामैन शंभू के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। और अब खबर इंदौर से है, जहां पर एक कोरोना फाइटर महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद डॉक्टर्स ने महिला और बच्चे की आरती उतारी, भावुक विदाई दी। पूरी खबर 100 सेकंड में आप देखिए। कोरोना काल में इंदौर से आई इस तस्वीर को जिसने देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये भावुक तस्वीरें इंदौर के औरबिंदो हॉस्पिटल की हैं, जहां आरती उतारकर एक कोरोना फाइटर महिला और उसके नवजात बच्चे को हॉस्पिटल से विदाई दी गई। मोनू गौड़ नाम की इस महिला को कोरोना हो गया था,
जिसकी वजह से न सिर्फ इनका परिवार परेशान था, बल्कि डॉक्टर्स को मोनू गॉड और इनके बच्चे की चिंता सता रही थी। प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम हो जाती है और कोरोना से जान का जोखिम बढ़ जाता है, लेकिन मोनू गॉड ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कोरोना की जंग को जीत लिया और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जब महिला और उसके नवजात बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का वक्त आया तो डॉक्टर्स ने मां और नवजात बच्चे की आरती उतारकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस बीच कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए। वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर महिला की हौसला अफजाई की। इस बीच मोनू ने भी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मुझे स्टाफ ने बहुत केयर करी है और मैं पॉजिटिव थी और बहुत ज़्यादा केयर करी, जिससे आज मैं सुरक्षित घर जा रही हूँ और बहुत ध्यान रखा मेरा। मैं जब से बेबी हुई, जब से ना मैं घर गई, किसी ने देखा बेबी को, वो बहुत ध्यान रखा। महिला के मुताबिक हॉस्पिटल में रहने के दौरान पूरे स्टाफ ने कुछ इस तरह से उनकी देखभाल की जैसे कोई अपने परिवार के सदस्य की करता है। हॉस्पिटल स्टाफ के सहयोग के बिना कोरोना की जंग को जीतना इस महिला के लिए मुश्किल था। इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो प्रशासन के लिए चिंता की बात है। कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को होता है। ऐसे में इंदौर के औरबिंदो हॉस्पिटल से आई खबर हॉस्पिटल के साथ साथ पूरे इंदौर के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।